श्वेता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस के अंदर हम क्या क्या करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। अब कैलकुलस चलेगा काफ़ी दिन, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। कैलकुलस सबसे बड़ा पोर्शन है। कैलकुलस अगर हम कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। आपके बेटे को हमारा नमस्ते बोलो श्वेता, और बोलो कि पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करे। चलो कैलकुलस उसको भी सिखा दो आज, लिमिट्स। नहीं, कैलकुलस यूजी पीजी की होगी तो नेट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको टीचिंग एग्जाम के हिसाब से ही कराऊंगा, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से ही कराऊंगा। यही बैचेस का डिफरेंस हो जाता है। अब सब बच्चे पूछते हैं सर मैंने ये बैच लिया हुआ है, वो लूँ के ना लूँ, वो लिया हुआ है ये लूँ के ना लूँ। थोड़ा थोड़ा सब एग्जाम्स के बीच में डिफरेंस होता है, उसी को देख के प्रिपरेशन कराई जाती है ना। अब जैसे जो डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा। तो नेट के लिए तो बिल्कुल भी मत समझो कि हो जाएगा, नेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा यार, है ना। गुड इवनिंग कविता। तो कैलकुलस जो यूनिट है उसके अंदर हम शुरुआत करेंगे लिमिट से, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, फिर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तुम्हारा कैलकुलस है, ठीक है। देखो भाई नोटिफिकेशन का इंतजार है जब भी आ जाए। तो ये हमारा कैलकुलस है। अभी 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर जो ये है, मतलब 11th और 12th क्लास के अंदर ये सारा का सारा क्या है, वन वेरिएबल्स में है। वन वेरिएबल में है ये सारा का सारा काम। एफ एक्स इस टाइप के फंक्शन पे करना है ये सारा का सारा काम, है ना। और अगर यूजी की बात करें तो उसके अंदर यही सारा काम हमें किसमें करना है, टू वेरिएबल्स पे करना है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पे। ये क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे हम, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे। तो साथ साथ ही करा दूंगा मैं, ठीक है। ये यूजी वाला जो है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जो है वो साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें साथ साथ कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि पहले लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल की, पहले लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वन वेरिएबल की करके, और फिर वही लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल की। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वन वेरिएबल का, फिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे टू वेरिएबल का। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, ऐसे नहीं कराऊंगा कि किताब खोल के बैठ गए यूजी की और पूरा का पूरा एक किताब करा दी बीएससी की। जो सिलेबस है हमारा उसी से स्टिक करेंगे, क्वेश्चन करने हैं हमें, मेन पर्पज ये है हमारा। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद अभी और बहुत सारी चीजें करनी है हमें, यूजी की और पीजी की भी, है ना। तो इसके बाद मतलब अब शुरू हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा थोड़ा यूजी दिखने लग जाएगा तुम्हें, थोड़ा थोड़ा बीएससी का सिलेबस होने लग जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो मैं ये तो सोच रहा था पहले 11वीं 12वीं सारी करा दूं और फिर उसके बाद यूजी के सारे टॉपिक एक साथ करा देता, पर कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर यूजी साथ साथ ही करा दो। तो जो टॉपिक्स रिलेट करेंगे उनको मैं साथ साथ करा दूंगा। जैसे कि इसके साथ तो ये हो जाएगा, कैलकुलस हो जाएगा, और सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा 11वीं 12वीं की। एपीजीपी जब कराऊंगा उसके साथ ग्रेजुएशन वाली एपीजीपी करा दूंगा, ग्रेजुएशन वाली सीक्वेंस सीरीज करा दूंगा, ठीक है। जिसके अंदर सारे के सारे टेस्ट होते हैं ना, सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उसपे से 5-6 क्वेश्चन आएंगे। और जो वेक्टर्स कराऊंगा 12th क्लास वाले, तो उसके साथ वेक्टर कैलकुलस करा दूंगा यूजी वाला। तो इस तरीके से तुम्हारा पैरेलली चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। फिर जैसे तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा बचेगा उसको मैट्रिसेस के साथ करा दूंगा, और जैसे ग्रुप थ्योरी है वो अलग से कर लेंगे हम। तो लगभग लगभग सारा हमारा पैरेलली चीजें हो जाएंगी, ठीक रहेगा ये बोलो। अगर ऐसे बोलोगे कि भाई सारा सर 11वीं 12वीं का पहले करा दो और फिर यूजी का एक साथ करा देना, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी मेरे को ये अप्रोच ठीक लग रही है, ताकि तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि कुछ कुछ नई चीजें भी सीखने को मिल रही हैं। कि तो कई कुछ बच्चों को 11वीं 12वीं अच्छे से क्लियर होती हैं, उनको इतना इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये अप्रोच बेटर रहेगी कि साथ साथ जो 11वीं 12वीं का है उसी के साथ जो रिलेटेड ग्रेजुएशन का टॉपिक है वो कर लेंगे, है ना। ताकि तुम प्रीवियस ईयर उठाओ तो वो होते रहें तुम्हारे साथ साथ उस टॉपिक के रिगार्डिंग। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आईटीएफ की जो शीट है वो प्रोबेबली आज, अभी तक तो टाइप हुई नहीं है, अब तो कल ही मिलेगी आईटीएफ वाली शीट, वो कल कर लेना, तो कल मिलेगी तो ठीक है। चलो तो लिमिट्स को शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा ब्रीफ लेके चलेंगे, थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देखेंगे लिमिट्स क्या होती हैं, और फिर हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लिमिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बता दो, लिमिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो। सीमा, सीमा तो नहीं बोलेंगे, या सीमा ही बोलेंगे, सीमा तो वैसे प्रॉपर हिंदी का वर्ड हो गया। चलो लिमिट्स को शुरू करते हैं, फिर समय खराब नहीं करेंगे आज, कोशिश करेंगे लिमिट्स को आधे से ज्यादा कर लेंगे। लिमिट्स के अंदर कोई ज्यादा काम है नहीं, बाकी शुरू करते हैं। देखो हिंदी का वर्ड पता लगे तो बता देना। लिमिट्स जो है वो कैलकुलेट किसकी होती है, लिमिट्स कैलकुलेट होती है एक फंक्शन की। लिमिट्स किसकी कैलकुलेट होती है, एक फंक्शन की कैलकुलेट होती है। और फंक्शन किससे मिलकर बना है, फंक्शन मिलकर बना है एक्स से। तो पहले इस एक्स की बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, इस एक्स की बात करेंगे, फिर एक्स से फंक्शन पे जाएंगे, फिर लिमिट्स पे जाएंगे। लिमिट्स पढ़ने के बाद कॉन्टिन्यूटी पढ़ी जाएगी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी जाएगी, सब सीक्वेंस में ही किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले इस एक्स की बात करेंगे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई एम अप्रोचिंग टू स्कूल। एक तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिख दी कि आई हैव रीच्ड द स्कूल। इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, अगर पढ़ें हम तो इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। पहली स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि आई एम अप्रोचिंग टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंच रहा हूं,
और दूसरी स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि आई हैव रीच्ड द स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल में पहुंच गया हूं, मैंने स्कूल के अंदर प्रवेश ले लिया है, ये बोल रहे हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ये वाली सिचुएशन तो बोल रही है कि हम स्कूल के अंदर ही हैं, स्कूल के अंदर हमने एंट्री ले ली है और मेरी पोजीशन जो है वो स्कूल ही है। मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, ये मान लो तुम्हारा स्कूल है, तो दूसरी पोजीशन तो कह रही है कि तुम स्कूल के अंदर खड़े हो, दूसरी पोजीशन तो ये कह रही है। और अगर पहली पोजीशन की मैं बात करूं तो अगर तुम्हारा ये स्कूल है तो दूसरी पोजीशन कह रही है कि तुम स्कूल के पास पहुंच रहे हो। अब मान लो स्कूल के सामने का ये रोड है तुम्हारा ये स्कूल का रोड है, तो स्कूल पहुंच रहे हो, अभी पहुंचे नहीं हो, यानी कि स्कूल के आसपास हो तुम कहीं पे, या तो इधर हो या इधर हो, स्कूल के आसपास हो, अभी स्कूल एग्जैक्टली नहीं पहुंचे हो। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, इनको हम बोलेंगे कि आई एम अप्रोचिंग। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, अप्रोचिंग वाली सिचुएशन बोलते हैं। जैसे कि हमसे मम्मी पूछती है ना, भाई कहां रह गए, इतनी लेट कर दिया, तो हम बोलते हैं बस आ गया आ गया आ गया, ऐसे बोलते हैं, बस आ गया आ गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि आसपास हूं, बस पहुंचने वाला हूं, है ना। तो वो अप्रोचिंग की सिचुएशन हो गई और ये एग्जैक्टली उस पोजीशन पे हम हैं। अब मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज कैसे रिलेट हो रही है, इस एक्स पे रिलेट हो रही है। एक जगह मैं लिख रहा हूं कि एक्स इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का एक दूसरा वर्ड होता है टेंडिंग, ये दो वर्ड्स यूज करते हैं हम, एक्स इज अप्रोचिंग या टेंडिंग टू। जैसे मान लो मैंने 5 लिख दिया और एक्स इज 5, एक्स इज इक्वल टू 5, ये दो सिचुएशन है, एक्स इज इक्वल टू 5, ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को हमें समझना है। तो अगर मैं पहली वाली बात का जिक्र करूं और दूसरी वाली बात का जिक्र करूं, तो जैसे कि मान लो ये तुम्हारी नंबर लाइन है, यहां पे तुम्हारा 5 है, इधर कोई नंबर है 4, इधर कोई नंबर है 3, इधर कोई नंबर है 6, इधर कोई नंबर है 7। तो अगर मैं दूसरी वाली सिचुएशन की बात करूं तो इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, मैं कह दूंगा कि ये रहा भाई 5, मैं कह दूंगा कि ये तुम्हारा 5 हो गया यहाँ पे, है ना। ये तो रिप्रेजेंट कर दी मैंने दूसरी सिचुएशन। अगर मैं पहली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 5 है, यहां पे तुम्हारा 4 है, यहां पे तुम्हारा 6 है, 3 है, 7 है। अगर मैं अप्रोचिंग वाली स्टेज की बात कर रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि x जो है ना, x की जो वैल्यू है अभी 5 हुई नहीं है, 5 के आसपास है, यानी कि ये 5 तो बिल्कुल नहीं है। अब 5 के आसपास कैसे हो सकता है भाई, रास्ते जितने भी हैं पहुंचने के, हमारे रास्ते जितने भी है ना उस तक पहुंचने के, उनके आसपास की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो ले लो। तो 5 के आसपास पहुंचने की पॉसिबिलिटी एक तो इधर है और एक इधर भी है। ये जो सिचुएशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं तुम्हें, इसको हम बोलेंगे कि x इज अप्रोचिंग टू 5 है। इस बात को हम क्या बोलेंगे, x इज अप्रोचिंग टू 5 है। और ये अप्रोच करना बहुत बहुत स्मॉल होता है, ऐसे नहीं है कि 3 को बोलेंगे कि x इज अप्रोचिंग 5 है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि x इज, अगर x 7 के आसपास है तो अप्रोचिंग टू 5 है ना, वो फिर 7 को अप्रोच कर रहा है अगर 7 के आसपास है तो, ठीक है। यहां पे बात बहुत छोटे डेसिमल्स में हो जाते हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं ये 4.999 टाइप की बात है, और ये वाले जो नंबर है 5.001 टाइप के, इतने छोटे नंबर है, और भी छोटे हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो दोनों नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये दोनों नंबर्स x इज इक्वल टू 5 को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इस सिचुएशन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा एरो लगा के और 5 लिख देते हैं, x 5 के आसपास जा रहा है। अब इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी काउंट हो गई, x इज अप्रोचिंग 5 में दोनों पॉसिबिलिटी काउंट हो गई कि या तो लेफ्ट से या राइट से, दो ऐसी बात हुई। अगर लेफ्ट से आएगा तो ऐसे आएगा 4.9, 4.999, 4.999, और इधर से आएगा तो राइट से आएगा, राइट से आने मतलब क्या है 5.001, 5.00001 ऐसे करके, है ना। तो इस x इज अप्रोचिंग 5 में हम दोनों बातें कर रहे हैं कि राइट से भी आया है और लेफ्ट से भी आया, दोनों बातें कर ली। और ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5, ये तो तुम्हें पता ही है, आया ना, ठीक है। तो ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। अब देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, हम देखना चाह रहे हैं कि कोई चीज कहां तक जा सकती है, जैसा कि उसका मतलब होता है सीमा, यानी कि लिमिट क्या है, सीमा क्या है। तो जैसे कि सीमा हो गई कि मेरी बाइक की स्पीड इतनी है मैक्सिमम, तो मेरी स्पीड की लिमिट हो गई मान लो 150, मेरे खुद के दौड़ने का स्टेमिना कितना है, मान लो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो मेरी रनिंग की लिमिट हो गई 10 किलोमीटर। तो ये लिमिट्स होती हैं इस तरीके से। अगर ये बात करें तो ये हम फंक्शन के अंदर बहुत अच्छे से करके आ गए हैं। अगर x की वैल्यू 5 है तो अगर फंक्शन की यहां पे हमें बात करनी है तो f of 5 हो जाएगी, 5 को उठाओ और फंक्शन के अंदर सीधा रख दो। पर हमारी जो बात है ना यहां पे अटकती है, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर x 5 के आसपास है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें उसको फंक्शन में रख देना है। अभी तो कोई फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ पे तो फिक्स वैल्यू x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कोई x फिक्स तो है नहीं, इसको भी मैं अप्रोचिंग टू 5 बोल रहा हूँ, इसको भी मैं अप्रोचिंग टू 5 बोल रहा हूँ, और किसी नंबर को भी मैं अप्रोचिंग टू 5 बोल सकता हूँ, और डेसिमल लगा के लिख दो। उस सिचुएशन में मैं देखना चाह रहा हूं अगर x 5 के आसपास है तो फंक्शन किस नंबर के आसपास है। अगर x की वैल्यू 5 के आसपास है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा ऐसे नंबर्स के हिसाब से जो तुम्हारा fx है वो किसके आसपास दिखेगा मुझे। अगर x की वैल्यू 5 के आसपास दिख रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास दिख रही है, और फंक्शन की वैल्यू जिसके आसपास दिखेगी वो फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, वो फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिख दिया कि जैसे कि fx इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया तुम्हें 2x प्लस 3 एक फंक्शन है ना, और अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि x की वैल्यू जो है ना वो मान लो 3 के आसपास है या x की वैल्यू 6 के आसपास है, ये लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, इसका मतलब तो समझ गए होगे कि x की वैल्यू 6 के आसपास है, यानी कि 5.999 टाइप के नंबर्स हैं और 6.001 टाइप के नंबर्स हैं। तो अगर x की वैल्यू 6 के आसपास है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास है, इसके आसपास है। अब देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 5.999 टाइप के नंबर रखता हूं इसके अंदर तो क्या बनेगा fx, थोड़ा सा रख के देखो कितना आएगा इसके आसपास,
तो 2 इंटू 5.999 इस टाइप का नंबर रख दोगे, प्लस का 3, ये हो जाएगा 11.999 कुछ समथिंग और प्लस का 3, है ना। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देख रहा हूं मैं क्या देख रहा हूं, अप्रोक्सीमेट आइडिया देख रहा हूं। तो 11 और 3 हो गया 14.999, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कोई भी, एक रफ आइडिया ले रहे हैं बस। ये हो गया लेफ्ट से जाने का, क्योंकि अगर 6 है तो एक बार तो लेफ्ट से चल के देखा मैंने, एक बार ही राइट से चल के देखो। 6.001 टाइप का कोई नंबर रख दिया तुमने, तो जो हमारा fx है यानी कि f of 6.001 वो कैसा दिखेगा, 2 इंटू में 6.001 प्लस का 3 दिखेगा, यानी कि 12.002 प्लस का 3 यानी कि 15.003 दिख रहा है। मुझे अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 6 के आसपास ले रहा हूं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके आसपास दिख रही है, ये नंबर किसके आसपास है और ये नंबर किसके आसपास है, ये वाला नंबर, क्या ये नंबर 15 के आसपास नहीं है, दोनों के दोनों, ये वाला 15 से जस्ट छोटा और ये वाला 15 से जस्ट बड़ा है। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि अगर x की वैल्यू 6 के आसपास का कोई नंबर लोगे तो फंक्शन की वैल्यू फिर 15 के आसपास मिलेगी, कोई समस्या है ना। अगर x की वैल्यू 6 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 15 के आसपास है, 15 नहीं है ना, तो x की वैल्यू 6 है ना fx की वैल्यू 15 है, दोनों में से कोई भी बात नहीं है। पर हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 6 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू फिर 15 के आसपास है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि ना तो x 6 और ना fx 15 है। हम सिर्फ लिमिटिंग केस देख रहे हैं, सीमा देख रहे हैं, कहां पे दोनों चीजें आसपास कहां लाई कर रही है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, अगर ये आ गई तो लिमिट का मतलब समझ आ गया तुम्हें, बस लिमिट का मतलब यही होता है। इस बात को हम पढ़ते कैसे हैं, इस बात को हम पढ़ते हैं कि ये क्या हो गई तुम्हारी लिमिट ऑफ fx हो गई। इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ fx हो गई एट x इज इक्वल टू 6। ये जो ऊपर बात लिखी है इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि fx की लिमिट हो गई एट x इज इक्वल टू 6, इस बात को ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस बात का मतलब तुम्हें क्या समझना है कि लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 6 ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइन नहीं लिखी और ये लिखी है तो इसका मतलब क्या समझना है कि अगर x की वैल्यू 6 के आसपास है तो हमें ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के आसपास है, ये इस बात का मतलब हो गया। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई लिमिट छोटा LIM लिख देते हैं, इसके नीचे हम बता देते हैं कि x किसके आसपास जा रहा है, x 6 के आसपास जा रहा है, और इनटू मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 6 fx, यानी कि फंक्शन की लिमिट बताओ, अगर x 6 के आसपास है तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे। इस बात से मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 6 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू फिर 15 के आसपास है। क्या सबको ये बात क्लियर हुई यहां तक? इन 2 स्लाइड्स में कोई समस्या है तो बताओ, इन 2 स्लाइड्स में किसी को कोई समस्या है तो बताएंगे, बिल्कुल जरूर से जरूर। बोलो जल्दी बोलो। कहां गए भाई, कहां गए, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा लिमिट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात ये आती है कि ये लिमिट्स कैलकुलेट कैसे होती हैं, ये लिमिट्स कैलकुलेट कैसे होती है, क्या हर एक के लिए हमें ऐसे ही करके देखना पड़ेगा, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस कि पुट कर करके देखें और फिर हमें पता लगे कि कैसे कर रहे हैं हम ये काम, है ना, क्या यही तरीका है? नहीं, तो लिमिट को कैलकुलेट करने के हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट लिमिट्स, ठीक है, मेथड टू कैलकुलेट लिमिट्स। कुछ हमने लिमिट्स को कैलकुलेट करने के मेथड्स बनाए हैं, ठीक है। पहला मेथड कौन सा है? पहला मेथड है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने वाला। तीसरा होता है तुम्हारा रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करने वाला। चौथा मेथड होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, और पांचवा मेथड होता है तुम्हारा एल'होपिटल रूल, एल'होपिटल। इनको समझना है। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? सबसे आसान तो डायरेक्ट मेथड ही है। डायरेक्ट मेथड बोलता है अगर तुमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज, पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं, ये तो सबको आता होगा, इसमें तो कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि अगर तुमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भाई fx मान लो तुम्हें दे दिया x² + 3 अपॉन x - 5, एक फंक्शन दे दिया और तुमसे पूछ रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर वो तुमसे ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है तो तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास है? अगर तुम एक बात पीछे ध्यान से देखो, अगर मैं बाई चांस इस 6 को, हाँ बिल्कुल गौतम, अगर मैं इस 6 को उठा के इस फंक्शन के अंदर रख दूं सीधा, अगर मैं इस 6 को उठा के फंक्शन के अंदर रख दूं तो क्या आएगा? 15 ही तो आएगा, जो लिमिट आ रही थी, जो फंक्शन की लिमिट आ रही थी वही तो आ रही है अगर x की वैल्यू को डायरेक्टली इसके अंदर मैं उठा के रख दूं तो फिफ्थ जो सॉरी डायरेक्ट मेथड जो है वो सीधी यही बात बोलता है, क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो x की वैल्यू उठाओ और सीधा सीधा फंक्शन में पटक दो। x की वैल्यू जो जिसके आसपास है ना उस वैल्यू को उठाओ और इस फंक्शन के अंदर रख दो, जो भी नंबर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगी? फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। जैसे कि x की वैल्यू 2 जो है उसको यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन में 2 - 5, ये हो जाएगा 4 और 3 7 अपॉन में -2,
यानी कि माइनस का 7/2। यानी कि मुझे पता लग गया ये क्या आया, ये नंबर वो आया क्या, अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है, अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है, तो फिर जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू किसके आसपास होगी, उसकी वैल्यू आसपास होगी -7/2 के। तो ये तो बहुत आसान मेथड हो गया, फिर इस तरीके से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बहुत ईजी हो गया। एक और क्वेश्चन चलो तुम कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसको। जैसे कि ये बताओ क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, पावर 10, बताओ ये क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन कर लो डायरेक्ट मेथड से। डिनोमिनेटर में -3 आएगा, अच्छा x 2 - 5 है, ठीक है। बताओ नेक्स्ट बताओ। वेरी गुड कविता, अनिल। आ गया सबका 0, टोनल का 1 आ रहा है। अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, -1 की पावर 9, -1 की पावर 10, ये होगा। अगर -1 की पावर 1 देखोगे तो -1 होगा, और -1 की पावर 2 देखोगे तो +1 होगा, यानी कि ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, फिर ये वाली चीज -1 होगी, +1 होगी, तो ये वाली चीज इससे कट जाएगी, तो सारी की सारी ऐसी टर्म कटती जाएंगी, तो ये भी आ जाएगा। अरे भाई ममता fx = 0 मत लिखो, वही तो समझा रहा हूं मैं, और इतनी देर से आधे घंटे से क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं लिमिट्स के बारे में। fx 0 नहीं आया भाई, लिमिट 0 आई है, fx 0 कहां आया है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से, क्या समझाना चाह रहा हूं, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा देता। तो ये जो 0 आया ये क्या कहना चाह रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही है भाई, ये कह रहा है अगर x की वैल्यू -1 के आसपास लोगे, कोई भी अगर x की वैल्यू -1 के आसपास लोगे, -1 के आसपास की वैल्यू कैसी दिखेंगी, माइनस का 1.0001 टाइप की, या फिर माइनस का 0.999 टाइप की। अगर इस टाइप की वैल्यूज लोगे x की, तो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो 0 के आसपास दिखेंगी फिर तुम्हें। गुड इवनिंग मुग्धा। अगर x की वैल्यू -1 के आसपास लोगे तो फंक्शन की वैल्यू फिर 0 के आसपास दिखेंगी, 0.001, माइनस का 0.001, इस टाइप की वैल्यूज दिखेंगी। आ रही बात समझ में, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। अगर x की वैल्यू -1 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के आसपास है। गुड इवनिंग निहारिका। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर इतना ही आसान है, गौरव पता नहीं मुझे अब ये कमेंट के बारे में, तो अगर इतना ही आसान है फिर तो लिमिट का चैप्टर खत्म हो गया। पर क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट मेथड है ना वो फेल हो जाता है, डायरेक्ट मेथड हर जगह नहीं लगता है, तो डायरेक्ट मेथड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेथड फेल्स, डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है। कई बार ये ऊट पटांग रिजल्ट्स देने लग जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या देने लग जाता है, ऊट पटांग रिजल्ट, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इंटरमीडिएट बोलो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स ये बोल देते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से कई बार हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स मिलने लग जाती है, जिनका हमें कोई आइडिया होता नहीं है। इनडिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इनडिटर्मिनेट इन हिंदी तो दुविधा में पड़ा हुआ लिखा रहा है, इनडिटर्मिनेंट यही होता है, बाकी समझ जाओ कि जो गड़बड़ करे, ठीक है। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो गड़बड़ करती है जिनका हमें नहीं पता, तो अगर डायरेक्ट मेथड उस तरीके के रिजल्ट्स निकाल के दे देता है तो फिर हमें नहीं पता कि क्या करना है। जैसे कि मान लो 0/0 आ गया, इसका मेरे को नहीं पता ये क्या होता है, इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। क्या होता है, अनिर्धारी, अच्छा अनिर्धारी, अनिर्धारी ऐसे ही लिखेंगे, पता नहीं कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि 0/0 फॉर्म हो गई, इसका नहीं पता मुझे, ∞/∞ फॉर्म हो गई, इसका आंसर नहीं पता मुझे। जैसे कि तुम्हारी 0 × ∞ हो गई, इसका आंसर नहीं पता मुझे, है ना। जैसे कि अपनी 1 की पावर ∞ हो गई, इसके बारे में भी नहीं पता मुझे। ∞ माइनस ∞ हो गई, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है ना। और कौन सी होती है, और कौन सी होती है, हाँ ∞ की पावर 0 हो गई, का भी नहीं पता मुझे। 0 की पावर ∞ हो गई, इनका भी आंसर नहीं पता। इस तरीके की फॉर्म्स जब आ जाती हैं, अनिर्धारित, हाँ मैं वैसे ही लिखने की सोच रहा था, रे धा के ऊपर आएगा ना, कोई नहीं। तो इन फॉर्म्स का मुझे नहीं पता क्या करना है, डायरेक्ट मेथड कई बार इस तरीके के रिजल्ट्स दे देता है मुझे, है ना। तो फिर मैं फंस जाता हूं कि क्या आंसर लिखूं। तो और अच्छा, कुछ ऐसी हैं जो नॉन फॉर्म्स हैं, उनको इससे कंफ्यूज मत कर लेना। कुछ नॉन फॉर्म्स होती हैं जो मुझे पता होती हैं, पर उनको यूं मत सोचना कि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है हमें ये, है ना, ये मत सोचना इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आई है। जैसे कि मान लो पहली 0 × 0 आ गई, तो 0 × 0 को 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा
इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी होता है। सोचो, एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है, उसको ऐसे ही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करा दे जो बहुत ही बड़ा है, तो हमें ये तो पता ही है ना कि वो और बड़ा हो जाएगा। हमें इतना तो आइडिया लग ही रहा है ना कि वो और बड़ा हो जाएगा, या नहीं लग रहा है बताओ? ठीक है, तो ये इंफिनिटी हो जाता है। अगर इंफिनिटी की पावर मैं कुछ करा रहा हूं तुमसे, इंफिनिटी की पावर 2 करा रहा हूं, इंफिनिटी की पावर 3 करा रहा हूं, ये तो इंफिनिटी, तो इंफिनिटी को कितनी भी बार गुना कराओगे वो इंफिनिटी ही रहता है। ठीक है। फोर्थ, अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कर रहे हो, तो एक समंदर के अंदर जितना पानी है उसके अंदर एक समंदर और खाली कर दिया लाके तुमने, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो पहले भी इनफाइनाइट था, अब भी इनफाइनाइट है। समस्या तो ये है कि जिस फॉर्म का आइडिया ही नहीं है, जिस चीज का आइडिया ही नहीं है, उनको घटा रहे हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंफिनिटी का मतलब ही नहीं समझते हैं कुछ लोग। इंफिनिटी का मतलब होता क्या है? नंबर लाइन के ऊपर अगर मैंने यहां इंफिनिटी लिख दिया और यहां माइनस इंफिनिटी लिख दिया, तो पहली बात तो ये कोई नंबर नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इंफिनिटी जो है ये कोई भी बात नहीं है, और ये जो माइनस इंफिनिटी है ये भी कोई नंबर नहीं है। इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता है ना? ये सिर्फ हमारी गैस है, ये सिर्फ हमने अपने लिए क्या किया हुआ है कि ये कुछ बातें हैं कि भाई जो हमें पता ही नहीं। अब मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो तुम्हें नहीं पता। जैसे कि भगवान का जो कंसेप्ट है, गॉड का जो कंसेप्ट है, वो क्या है? वो यही है, गॉड का कंसेप्ट इज इक्वल टू इंफिनिटी का कंसेप्ट। अब भगवान का तुम्हें पता है क्या कि भगवान कहां है, कौन है, कैसा है? हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने अपनी तरफ से बहुत सारे भगवान बनाए हुए हैं, हमने बहुत सारे भगवान बनाए हुए हैं, तो हमें उनके बारे में हमें पता ही नहीं भगवान कहां है, कौन है। पर हमने बोला कि जो सुप्रीम पावर है, हाँ सुन लो, मैं सारी बातें डिस्कस कर दूंगा, एक बार सुन लो। जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर हमें नहीं पता कौन है, पर हमने उसको क्या बोल दिया कि भगवान है ना? अब सभी धर्मों ने अपने अलग अलग बना लिए, उन्होंने अपनी अपनी इंफिनिटी डिफाइन कर दी कि भाई मेरी इंफिनिटी कृष्ण भगवान है, तुम्हारी इंफिनिटी जो भी अलग अलग रिलीजन के हैं, उन्होंने अपनी अपनी क्या कर दी, अपनी अपनी इंफिनिटी डिफाइन कर दिया। पता नहीं किसी को वो इंफिनिटी क्या है, कैसी है। सिमिलरली ये इंफिनिटी भी वही है, हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट क्या होता है, हमें नहीं पता इनफाइनाइट क्या है, कहां है, कैसा है। हमें बस इतना पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर अगर देखिए, इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है उसको मैंने इन्फिनिटी बोल दिया, बस नाम दे दिया। मुझे नहीं पता वो कहां है, क्या है, कितना है, उसको मैं कैलकुलेशन में नहीं ले सकता, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन में। अब मैं ये कहूं कि भगवान मेरा दोस्त है, ये बेवकूफी है। हम भगवान को अपने इंसानों में नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि भगवान फिक्स नहीं है। हमें अपने कंसेप्ट में अगर भगवान को फिक्स करना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा, तो भगवान को फिक्स होना पड़ेगा। पर भगवान फिक्स नहीं हो सकता। बोलोगे भगवान मेरे घर में आया था, तो भाई भगवान तुम्हारे घर में कैसे आएगा? तुम्हें क्या पता भगवान 6 फीट का ही होता है, भगवान 200 फीट का हुआ तो वो चीज डिफाइन नहीं है, वो चीज फिक्स नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इन्फिनिटी का मुझे नहीं पता। तुम कह रहे हो कि इन्फिनिटी के अंदर सर मैंने 10 घटा दिया, इन्फिनिटी के अंदर में से, इन्फिनिटी में से मैंने एक और इन्फिनिटी घटा दी। अगर तुमने इन्फिनिटी के अंदर से एक इन्फिनिटी घटा दी, तो तुमने दो अननोन चीजों को घटाया है, दो अननोन बातें हैं। हाँ ये पता है तुम्हें कि दोनों जो बातें हैं वो बहुत पॉजिटिव बातें हैं। तुम्हें ये पता है कि जो दोनों बातें हैं इस दुनिया की बहुत पॉजिटिव बातें हैं, इन दो पॉजिटिव बातों को तुमने घटाया है। अब ये नहीं पता कि ये कितनी पॉजिटिव है और ये कितनी पॉजिटिव है ना? ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव बातों को घटाओगे तो तुम्हें क्या पता क्या आएगा? कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि इनका कोई आइडिया ही नहीं है क्या। सिमिलरली अगर मैं इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की बात करूं, तो तुम क्या कह रहे हो कि भाई कृष्ण जी के साथ और क्या बोलते हैं हनुमान जी खड़े थे, तो तुम कहोगे वाह 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 वाह, ये तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन हो गया, भगवान दो एक साथ आ गए, तो ये तो अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी हो गई। तो ये मैं आइडिया लगा रहा हूं कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करूंगा तो ये इंफिनिटी ही रहेंगे, है ना? इंफिनिटी करेंगे। अब जैसे कि तुम्हारे बारी बारी में कमेंट लेता हूं। पहला कमेंट तो ये दिख रहा है कि इंफिनिटी की पावर जीरो डिफाइन क्यों नहीं होता? किसी अननोन की पावर जीरो कैसे कर सकते हो? पहले तो मेरे को बताओ, तुम्हें पता ही नहीं कोई नंबर होगा क्या, उसकी पावर जीरो कैसे कर सकते हो? यहां पे इंफिनिटी का मतलब तुम्हें पता है क्या है? नहीं पता, हमें पता ही नहीं है क्या चीज है। अब ऐसे तो वन की पावर इंफिनिटी है, वन को तो कितनी भी बार गुना कराओ वन ही आना चाहिए, पर हमें पता ही नहीं वन को गुना कितनी बार कराना है। पहली बात तो ये होना कि चलना कितना है, भाई चलने के बाद ही तो बताऊंगा कि पहुंचा कहां पे हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर मैं तुमको बोलूं ए पोजीशन है और बी पोजीशन है, 10 बार इधर जाना है, 10 बार इधर आना है, तुम्हें पता है 10 बार इधर गया, 10 बार इधर आया, 10 बार इधर इधर जाऊंगा आऊंगा, 10 बार जाके 10 बार आऊंगा तो वापस ए पे आऊंगा, और मैंने तुम्हें कह दिया कि अनडिफाइंड बार चलते जाओ, मैंने कह दिया कि अनडिफाइंड बार चलते जाओ, तो तुम क्या कहोगे? कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे, है ना? तो पता ही नहीं वन को कितनी बार गुना करा रहे हैं, तो फिर क्या पता वन आएगा कि नहीं आएगा? हमें कुछ नहीं पता, है ना? जीरो की पावर जीरो है, ये भी वही सीन है। जीरो की पावर जीरो जो है ये भी वैसी ही पिक्चर है। हर एक नंबर, अब देखो पावर वन पावर जीरो करने का मतलब क्या होता है ये बताओ तुम मुझे। पावर जीरो करने से हमारा लेना देना है क्या, ये बताओ जरा। बताना जरा। अगर मैं टू की पावर जीरो लिख रहा हूं और इसको मैं वन लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। इस यहां पे हमने किया क्या है, क्या प्रॉपर्टी, क्या ऑपरेशन, क्या लगा है यहां पे, मुझे ये बताओ जरा तुम, बोलो बताओ जरा। ये मैं तुमसे ही पूछता हूं, देखता हूं कौन बताता है। बताता हूं गौतम,
बताता हूं। देखो एक्सपोनेंट का बेसिक रिजल्ट लगता है यहाँ पे, एक्सपोनेंट का बेसिक रिजल्ट लगता है। मान लो a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है। तुम्हें पता है a की पावर m माइनस n होता है, तुम्हें पता है a की पावर m माइनस n होता है, पता है तुम्हें ये बात। अगर मैं बोलूं कि a की पावर m अपॉन a की पावर m निकालो, a की पावर m अपॉन a की पावर m निकालो, ये तो कट के 1 आ जाना चाहिए, ये तो कट के क्या आ जाना चाहिए तुम्हारा 1 आ जाना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको 1 लिख रहा हूं तो ये वाला जो एक्सपोनेंट का रूल है ये भी साथ साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी एक साथ साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर a की पावर m माइनस m भी होगा ये, यानी कि a की पावर 0 भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा a की पावर 0 भी हो जाएगा। बिल्कुल सुशोभित, एकदम ठीक बात है धर्मराज, सही बता रहे हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 0 की पावर 0 कैलकुलेट करा रहा हूं तुम्हें, 0 की पावर 0 कैलकुलेट करा रहा हूं, तो 0 की पावर 0, या मान लो तुमने क्या लिखा 0 की पावर 1 लिखा अपॉन में 0 की पावर 1 लिखा, है ना। या फिर मान लो तुमने 0 की पावर 2 लिखा, यहां पे भी 0 की पावर 2 लिखा, ये भी लिख सकते हो। 0 की पावर 3 लिखा, यहां पे 0 की पावर 3 लिख दिया। ये सारे के सारे 0 की पावर 0 ही तो बन रहे हैं, ये सारे के सारे 0 की पावर 0 बन रहे हैं। और 0 अपॉन 0 जो है वो मुझे पता ही नहीं, पहली बात तो 0 को अगर किसी फाइनाइट बार गुना कराओगे तो 0 ही आएगा। 0 की पावर 1 तो 0 ही होगा, 0 की पावर 1 0 ही होगा। 0 को 2 बार गुना कराओगे तो 0 ही आएगा, 0 की पावर 2 बार गुना कराओगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो सारे 0 ही बन रहे हैं, 0 बाई 0 0 बाई 0 0 बाई 0। और मुझे पता है 0 बाई 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता, 0 बाई 0 तो मेरा डिफाइंड ही नहीं होता। ये तो पता ही होगा कि 0 बाई 0 डिफाइंड क्यों नहीं होता, इतना तो तुम्हें बेसिक नॉलेज पता ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिफाइन नहीं होता। 0 इंटू इन्फिनिटी है, 0 इंटू इन्फिनिटी है ना। किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना कराते हैं तो वो 0 बन जाता है, वो क्या बन जाता है 0 बन जाता है ना। यहाँ पे बेसिक क्या रूल लगा हुआ है, डिविजिबिलिटी का रूल लगा हुआ है। यहाँ पे बेसिक रूल क्या लगा हुआ है, डिविजिबिलिटी का। 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कराओगे, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कराओगे तो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, ये बात तुम्हें पता है। अब अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर मैं 0 को इन्फिनिटी से गुना करा रहा हूं और यहां पे कुछ है, कुछ भी है मुझे नहीं पता, अब अगर मैं 0 को इधर उठा के ले जाऊं और ये क्वेश्चन मार के और अपॉन में इन्फिनिटी, पहली बात तुम्हें इन्फिनिटी पता है क्या होती है, डिवाइड कैसे कराओगे किसी दूसरे नंबर को, किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कराओगे कैसे, पहले तो मेरे को इस चीज का जवाब दो, जब तुम्हें पता ही नहीं कि वो नंबर है क्या चीज। अरे मेरी बात समझ में, तो इसलिए ये सारी फॉर्म्स क्या हो जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। तुम मेरे को अलग डायरेक्शन में ले गए, इतना समय नहीं देना था, मैं लिमिट को निपटा देता अब तक। खैर अब इतना सारा डिस्कशन हो गया, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को भी क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत पॉजिटिव नंबर में बहुत पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया तो मुझे इतना तो पता ही है कि पॉजिटिव ही आएगा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ, जब भी इन्फिनिटी का कंसेप्ट दिमाग में आए तो भगवान को सोचा करो, और सोचा करो कि भगवानों को इंसानों में मिक्स करने की तुम बात कर रहे हो, तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। 0 अपॉन 1 0 होता है, इन्फिनिटी कहां होता है कविता, ठीक है। चलो तो अब इन फॉर्म्स को सॉल्यूशन करने के लिए जो ये आगे के मेथड्स थे ना, ये काम आए, इस मेथड का काम हो गया बस। अब ये जो बाकी के मेथड्स तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे के सारे इसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये जो बाकी के मेथड्स हैं सारे के सारे क्या करते हैं, इसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं। मैं साथ साथ तुम्हें ना फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन के साथ साथ एल ऑपिटल रूल भी सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आना हमें यहीं पे ही है, रूल हमें यूज करना है यही वाला, ठीक है। इनको यूज नहीं करना है, बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। देखो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया, मैं पहले एल ऑपिटल रूल ही बताता हूं तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें एल ऑपिटल रूल ही बताता हूं। पहले यही रूल करते हैं फोर्थ वाला। थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा, मेरे को उम्मीद है। बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बेसिक डिफरेंशिएशन तो सीख के आए होगे। इतना तो इतने साल हो गए मैथ पढ़ते हुए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का, साइन एक्स का, साइन इनवर्स का, सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव थोड़े थोड़े तो पता ही होंगे। एल ऑपिटल रूल क्या कहता है, एल ऑपिटल रूल कहता है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर x approaches to a fx upon gx gives an indeterminate form। अगर fx upon gx तुम्हारा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है तुम्हें, 1/0 इंफिनिटी नहीं होता, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है कविता, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इफ लिमिट x approaches to a fx upon gx gives an indeterminate form, इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे डिटेल में। देन तो हमें एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है, एल ऑपिटल रूल बोलता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स क्या बनेगा तुम्हारा, कुछ मत करो, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो और जी एक्स का डेरिवेटिव कर दो, एफ एक्स और जी एक्स दोनों का डेरिवेटिव कर दो और लिमिट उस पर लगा दो जो लिमिट तुम्हें दी हुई थी। अगर ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो फिर डेरिवेटिव कर दो, फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो फिर डेरिवेटिव कर दो। ये तुम्हारा एल ऑपिटल रूल होता है, सबने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है। ये एल ऑपिटल रूल होता है, तुम्हें पेपर के अंदर, तुम्हारे एग्जाम के अंदर यही रूल लगाना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर यही रूल यूज करना है। अब साथ साथ हम हमारा रेशनलाइजेशन को और फैक्टराइजेशन को भी समझते हैं, उनका कोई काम है नहीं, ठीक है, उनका कोई खास काम है नहीं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं, एकदम रद्दी सा सवाल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, मान लो मैंने कह दिया कि x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, मान लो मैंने ये फंक्शन ये लिमिट कैलकुलेट करा दी, है ना। अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 अपॉन में 2 माइनस 2, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। डायरेक्ट मेथड तो फेल हो रहा है, डायरेक्ट मेथड तो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। एक बार लास्ट में कमेंट करना आशीष। तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगा सकते,
अब एलोपिटल रूल क्या कहता है, देखो एलोपिटल रूल कहता है कि अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है तो कुछ मत करो, ऊपर और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x³ 16 का हो जाएगा 0, और अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, है ना। अब कहता है अब लिमिट रख के देखो अब निकल रही है कि नहीं निकल रही। अगर अब मैं x की वैल्यू को 2 रख दूं यहाँ पे तो 4 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की जो लिमिट थी वो 32 आ गई। एलोपिटल रूल ये कहता है। यहीं पे हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, साथ साथ हम क्या कर सकते थे, फैक्टराइजेशन भी। फैक्टराइजेशन कैसे होता, वो थोड़ा लेंथी हो जाता। इसको लिखता मैं x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको मैं लिखता 4 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2। अब मैं इस पे क्या करता, फैक्टर बना देता, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता ऊपर, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2। इसका एक बार और कर दो फैक्टर, इसके एक बार और कर दोगे फैक्टर तो कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 तो कट गया। अब x की जगह पे 2 रख दो, जब 2 रखोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ 2 रखोगे तो 4 प्लस 4, तो 8 चौके 32 ही आ रहा है। ये बहुत लंबा हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है, ये काफी लेंथी हो रहा है, इसका कोई सेंस है नहीं लगाने का, है ना। इस तरीके का इसका कोई खास यूज है नहीं हमें यूज करने का, तो फिर इसको यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। एलोपिटल रूल बेस्ट है, 2 स्टेप में आंसर दे देगा। फैक्टराइजेशन का मेथड ये होता है, ठीक है। सिमिलरली जो रेशनलाइजेशन है, हाँ 0/0 अनडिटरमिनेंट है तो ही तो यूज करेंगे सोनू, ये 0/0 फॉर्म थी तभी तो एलोपिटल यूज किया। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में सारी आ ली, और अगर fx अपॉन gx है तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन भी कौन सी सकती है, 0/0 बनेगी या इन्फिनिटी बनेगी, ये दो ही इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन सकती है, या 0 इंटू इन्फिनिटी भी बन सकती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, बोलो। एक बार मैं सारे मेथड समझा देता हूं तुम्हें, एक बार मैं सारे मेथड समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन के थोड़ा सा क्वेश्चन के करीब जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेशनलाइजेशन वाले मेथड की, खैर छोड़ो, इतना बेसिक कराने का कोई फायदा है नहीं, क्वेश्चन आना तो है नहीं बेसिक से। अब आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको भी सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये स्पेशली पढ़ना जरूरी है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम्हें लिमिट का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है सोनू, सोनू गराज क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने पढ़ा था तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, समय भी चला गया पता ही नहीं लगा, 1 घंटा हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने लिमिट्स का बेसिक पढ़ा था, जब मैं तुम्हें फंक्शन के समझा रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैंने क्या कहा था तुम्हें कि अगर x की वैल्यू 5 है तो तुम्हें क्या देखना है कि मैं लेफ्ट से चल के आया और राइट से चल के आया, तो फिर फंक्शन कहां गया, फंक्शन किसके पास गया, तो हमने उस चीज को क्या बोल दिया, वो फंक्शन की लिमिट है। अब ध्यान हो अगर तुम्हें, तो हमने जब यहां पे देखा था स्टार्ट में, यहां पे हमने स्टार्ट में देखा था, तो जब मैं लेफ्ट से चल के आया था, यहां पे मैं लेफ्ट से चल के आया था इस तरीके के नंबर से, तो भी मैं 15 के आसपास ही खड़ा था जाके। और अगर मैं राइट से चल के आया था यानी कि 6.001 के आसपास से चल के आया था, तो भी मैं 15 के आसपास ही खड़ा था। तो दोनों जगह से मैं सेम जगह ही खड़ा था, इसलिए मैंने बोला कि फंक्शन की लिमिट 15 आ रही है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो अलग अलग जगह जा रहा होगा, तो लेफ्ट से चलने पे अलग जगह जा रहा होगा और राइट से चलने पे अलग जगह जा रहा होगा, फिर क्या होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है, ये ग्राफिकली समझते हैं थोड़ा बेटर समझ में। ठीक है कोई नहीं ध्रुव, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, कह रहा है कि अगर आपके जैसा शुरू में टीचर मिला होता तो आज कहीं और होते, इतना भी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं भाई। मान लो यहाँ ये 5 है, ये वाली वैल्यू तुम्हारी है मान लो 3, कुछ भी ले लो, ये वाली वैल्यू ले लो 4, ये मान लिया 5 है, जहां पे फंक्शन अलग अलग शो हो रहा है। अच्छा ये फंक्शन बन कैसे रहा है, हम बोल रहे हैं कि अगर 5 से छोटा कोई रियल नंबर लोगे, 5 से छोटा कोई रियल नंबर लोगे तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है 3, और अगर 5 से बड़ा कोई नंबर लोगे तो फंक्शन वैल्यू देगा 4। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, यहां पे मान लिया तुम्हारा 4 है, यहां पे मान लिया तुम्हारा 6 है, अगर मैं लेफ्ट से चल के आ रहा हूं, लेफ्ट से चल के आ रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहां जा रहा है बताओ। लेफ्ट से अगर मैं चल के आ रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहां दिख रहा है, मेरा फंक्शन यहां दिख रहा है लेफ्ट से चलने पे, है ना। और वो वैल्यू कितनी है, 3 है। और अगर मैं राइट से चल के आ रहा हूं, अगर मैं राइट से चल के आ रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहां दिख रहा है, फिर मेरा फंक्शन दिख रहा है यहां, कितना दिख रहा है, 4 पे दिख रहा है, यहां पे 4 पे दिख रहा है, यहां पे 3 पे दिख रहा है। यानी कि लेफ्ट से चलने पे फंक्शन अलग जगह जा रहा है, राइट से चलने पे फंक्शन अलग जगह जा रहा है। अगर मैं 5 से छोटे नंबर्स की बात करूं तो फंक्शन अलग दिख रहा है, राइट से चलने पे फंक्शन अलग दिख रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू अगर 5 के आसपास है, क्या इस चीज का जवाब दे पाएंगे हम, x की वैल्यू 5 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास है, ये जवाब हम यहां नहीं दे सकते, ये जवाब हम यहां पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना तो 4 के आसपास है ना 3 के आसपास है, गड़बड़ हो रही है, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक नए टाइप के फंक्शन अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तुम्हारे सामने पहली बार, जिनको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शंस।
पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं? जो अलग अलग पीस में डिफाइन होते हैं। पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं? जो अलग अलग पीसेस में डिफाइन होते हैं। जैसे कि ये वाला फंक्शन है, ये दो पीस में डिफाइन हो रखा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करूं तो कोई समस्या होगी? मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हारा फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइन है कि 5 की वैल्यू जो है वो होगी 4, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी ले, और इसकी वैल्यू होगी 5, सॉरी 4 नहीं था 3 था, फंक्शन की वैल्यू होगी 3 अगर x 5 से छोटा है, और फंक्शन की वैल्यू होगी 4 अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है। बोलो क्या मैं इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? हाँ या ना? हाँ, वही डिफाइन करूंगा मैं अभी, बिल्कुल सुशोभित। वो भी एक फंक्शन है। तुमने पीस वाइज फंक्शन जो सबसे पहला देखा था अपने लेक्चर्स में, वो था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखा था तुमने। तो क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, अगर मैथमेटिकली लिखूंगा तो। अब मैथमेटिकली लिखने पे मैं बोल रहा हूं 5 से अगर छोटा है तो 3 होगा, 5 से अगर बड़ा है उसके बराबर है तो 4 होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पीस वाइज फंक्शन हो गया। अब इस टाइप के फंक्शंस की लिमिट निकालने के लिए हमें एक मेथड चाहिए जहां पे एलोपिटल भी काम नहीं करता। यहां पे एलोपिटल कैसे काम करेगा? तो यहां पे हमें एक नए मेथड की जरूरत थी, जो कौन आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन की लिमिट्स निकालने के लिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ पीस वाइज के लिए नहीं, कहीं भी चेप सकते हो, कहीं भी काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा फ्लेक्सिबल है, पहली बात। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखो, अब यहां पे मैं कुछ नाम दे रहा हूं। ये वाली जो लिमिट है ये निकाली तुमने लेफ्ट साइड से, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन की लेफ्ट लिमिट कितनी आई भाई? फंक्शन की लेफ्ट लिमिट आई, या लेफ्ट हैंड लिमिट प्रॉपर अगर लिखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि अगर मैं लेफ्ट से चल के आया तो फंक्शन की लिमिट आई 3, और अगर मैं राइट से चल के आया तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई? राइट हैंड लिमिट आई तुम्हारी 4। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पढ़ेंगे ऐसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, लेफ्ट से चल के आया तो 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है। इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे हम कुछ ऐसे, कैसे कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, एक यहां पे हम सिंबल लगा देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस fx। अब ये बात यहां अंडरस्टूड है कि मैंने फंक्शन की लिमिट देखी है, अगर हमारा फंक्शन, अगर हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है? 5 से छोटी है, 5 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो यहां पे। 5 माइनस का मतलब क्या है? कि 5 से छोटा। वहां पे फंक्शन की लिमिट आ रही है 3। और अगर मैं यहां देखूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, अगर 5 के राइट में मैं फंक्शन देखूं तो कितना है उस टाइम पे? उसकी लिमिट कितनी है? 4, 3 और 4। तो इनको हम ऐसे पढ़ेंगे, और इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही। तो इसलिए हमारे फंक्शन की जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही है बात समझ में? लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। अब ये तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन था, हमें सीधा सीधा दिख गया। अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारा आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि मान लो तुम्हारा fx है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि मान लो x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2, x इज लेस देन 2, और मान लो मैंने कह दिया कि x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये दो फंक्शन, ये फंक्शन मैंने पीस वाइज तरीके से डिफाइन कर दिया। मैंने बोल दिया कि अगर मेरा फंक्शन ऐसा है, यानी कि अगर x की वैल्यू मैं 2 से छोटी लेता हूं तो मेरा फंक्शन यहां पे काम करेगा। अगर तुम्हें 0 वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालनी है, 3 पे वैल्यू निकालनी है, -3 पे निकालनी है, 1.2 पे निकालनी है, 1.9 पे भी निकालनी है तो यहां से निकलेगी। और अगर 2 या 2 से बड़े नंबर की बात करो, अगर 2 पे वैल्यू निकालनी है तो यहां निकलेगी, 2.001 पे भी यहां निकलेगी, और 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर है सब पे वैल्यू यहां से निकलेगी। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx क्या होगा? अब अगर ये फंक्शन सिर्फ एक ही डिफाइन होता, पीस में डिफाइन ही नहीं होता, जैसे कि मान लो ये पीस में डिफाइन ही नहीं है, मैंने यही फंक्शन डिफाइन कर दिया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, बस ये फंक्शन है तुम्हारा, और मैंने कह दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 निकाल के बताओ fx क्या होगा। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि भाई चाहे 2 से छोटा लो या 2 से बड़ा लो, फंक्शन तो वही रहना है। चाहे से 2 से छोटा लो या 2 से बड़ा हो तो फंक्शन तो यही रहना, तो 2 को उठा के सीधा इसमें पटक देते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x इज अप्रोचिंग टू 2 के अंदर दो बातें मिक्स हो रखी है, क्या? 2 से छोटी और 2 से बड़ी, और ये जो fx है ये अलग अलग बिहेव कर रहा है यहाँ पे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है यूजी के अंदर भी, इसका सेंस समझना जरूरी है। मैं इसीलिए इतना प्रेशराइज कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि जब हम 2 वेरिएबल की लिमिट्स देखेंगे तो फिर उसके अंदर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम अलग अलग रास्ते से चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 के पास हमें अलग अलग रास्तों से आना पड़ेगा, एक बार तो लेफ्ट से आना पड़ेगा और एक बार राइट से, फिर देखना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ निकालनी पड़ती है राइट हैंड लिमिट। ये सिर्फ पीस वाइज फंक्शन में जरूरत है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत हमें सिर्फ पीस वाइज फंक्शन में पड़ती है, ऐसे फंक्शंस में कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब लिखेंगे कैसे? देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस, x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ये लिखेंगे। अगर 2 से छोटे नंबर्स की बात कर रहे हो, यहां पे फंक्शन क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में क्या है? x प्लस 2, और यहां पे अगर 2 से बड़े नंबर्स की बात कर रहे हो तो यहां पे तुम्हारा फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1, ये है। ठीक है, अब ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। अब देखो नाम में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। आजकल आईपीएल देख रहे हो या फुटबॉल का गेम देखते हो, फुटबॉल के गेम के अंदर रिप्लेसमेंट कर देते हैं ना प्लेयर्स की, वो एक जो है वो बैनर को लेके खड़ा रहता है ऐसे, है ना, और जो वो अपनी टी शर्ट का नंबर होता है, तो जो दूसरा प्लेयर होता है वो वही वाला आ जाता है, वो तो बाहर बैठ जाता है, फिर वो खेलने के लिए ग्राउंड में चला जाता है। अभी जैसे कि आईपीएल के अंदर इंपैक्ट प्लेयर का कंसेप्ट ला रखा है इन्होंने कि पहली इनिंग में कोई खेल लेता है और फिर दूसरी इनिंग में उसको हटा के दूसरा प्लेयर लाते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर देते हैं, ये मतलब है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, एक्स। हम यहाँ पे भी एक्स को रिप्लेस करना चाहते हैं और यहाँ पे भी एक्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हम x को एक ऐसे नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं जो 2 से छोटा हो, क्योंकि देखो हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ जो x होगा ना वो 2 से छोटा होगा। यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ जो x होगा ना वो 2 से बड़ा होगा, यही बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे नंबर रखने हैं जो 2 से छोटे और 2 से बड़े हो। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई x को पुट कर दो 2 माइनस एच, और h क्या है तुम्हारा, h एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है जो 0 के आसपास है। x क्या है, पॉजिटिव भी है और ऐसा नंबर है जो 0 के आसपास है। जैसे कि h कुछ इस तरीके का नंबर है, 0.0001 टाइप का पॉजिटिव नंबर है। तो मुझे बताओ अगर इस टाइप का नंबर 2 में से घटाओगे तो एक 2 से छोटा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने x को पुट कर दिया 2 माइनस एच, और यहाँ पे मैंने x को पुट कर दिया क्या, 2 प्लस एच, ऐसा कर दिया। यानी कि ये जहां जहां पे भी तुम्हें x दिख रहा है वहां वहां पे क्या रख दो, जहां जहां पे भी तुम्हें x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दोगे, 2 माइनस एच रख दोगे। जैसे यहां लिख दिया तुमने 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन में x प्लस 2, ये लिख दिया, सॉरी x नहीं, 2 माइनस एच प्लस का 2। यहाँ पे तुमने क्या रख दिया, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2 प्लस एच प्लस का 3 अपॉन में 2 प्लस एच माइनस 1। अब लिमिट की बात, अब बात आती है लिमिट की। अब लिमिट x की तो बचेगी नहीं, लिमिट तो h की बचेगी। लिमिट x की तो बचेगी नहीं, लिमिट किसकी बचेगी, h की बचेगी। यहाँ पे भी h आएगा और यहाँ पे भी h आएगा, क्योंकि सारा तो फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 माइनस को, यानी कि x जो है तुम्हारा इस तरीके का नंबर है 1.9999 टाइप का, और x को तुमने क्या रख दिया, 2 माइनस एच रख दिया, तो 1.999 इस तरीके का। तो h तुम्हारा किस तरीके का आ गया, 0.0001 टाइप का आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि अगर x 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है और x की वैल्यू 2 माइनस एच है, तो h किसको अप्रोच कर जाएगा, फिर 0 को। ये हमेशा ही ऐसा होता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, h हमेशा 0 को अप्रोच करता है। सिमिलरली अगर यहां देखोगे, अगर फंक्शन 2 प्लस एच, x की वैल्यू 2 प्लस एच रखी है तुमने, यानी कि ये क्या है 2.0001 टाइप का, और x की वैल्यू तुमने रखी है 2 प्लस एच, और यहाँ से 2.0001 रख दिया, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 0.0001 टाइप की आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ भी h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। इसके बाद का काम सेम है। इसके बाद फिर अब तुम्हें लिमिट सोल्व करनी है, जिस भी मेथड से हो, ये एल ऑपिटल से हो तो कर दो, डायरेक्ट से हो तो कर दो, जिस भी मेथड से लिमिट सोल्व होती है वो कर दो, ठीक है। तो अगर मैं एलएचएल की बात करूं तो एलएचएल क्या निकलेगी बताओ, 0 रख दे सीधा, कोई समस्या नहीं लग रही मेरे को। एच को 0 रख दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 7/4। और अगर इसमें रखूंगा मैं एच को 0, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 0 रखोगे तो -4 प्लस का 3 अपॉन में यहाँ 0 रखोगे तो 2 - 1, ये हो जाएगा 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई तुम्हारी 7/4 और राइट हैंड लिमिट आई तुम्हारी 3। तो एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं आई। इसका मतलब हमारे फंक्शन की लिमिट 3 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो 3 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बोलो समझ में आ गया अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड? बोलो हाँ या ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से? कहाँ पे चलेगा यार, आज बच्चे कम आए हैं, क्या चक्कर है क्लास में? कैलकुलस की क्लास शुरू हुई और कम हो गए, बताओ। हाँ तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी 2 पे, बिल्कुल अनिल। आगे बढ़े अब। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, फिर कुछ स्पेशल टाइप्स की लिमिट पढ़ी। अच्छा, कमेंट करते ही क्लास एग्जिट हो जाती है, इसलिए कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है ठीक है। कई बार ये इशू आ जाता है, पता है आपके अंदर, कई बार आ जाता है इशू। तो अब कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं, देखो उनको पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं तुम्हारी, उनको पढ़ते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं। हाँ, कैलकुलस से भरपूर क्वेश्चन आएंगे। कैलकुलस का पोर्शन कर लोगे तो तुम ये मान के चलो, तुम कैलकुलस पूरा अगर कैलकुलस कर लेते हो तो रेशनलाइजेशन में सेम आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सर एक एग्जिस्ट करने वाला एग्जांपल दीजिए, ठीक है। एग्जिस्ट करने वाला एग्जांपल ले लो भाई, एग्जिस्ट करने वाला एग्जांपल ले लो। चलो तुम खुद ही करके बताओ मेरे को, बनाते हैं तुम्हारे लिए कोई। x² प्लस में चलो ये यहीं से मैं लीड ले लूंगा, मेरी कोई समय खराब नहीं होने करना हूँ मैं। दूसरा मैंने ले लिया sin x अपॉन x, इसी से फिर आगे की लीड ले लेंगे। काफी क्वेश्चन हो जाएंगे अनिल। मैंने देखा था कि यूजी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यूजी के काफी क्वेश्चंस थे। 2 वेरिएबल की लिमिट्स पूछी हुई थी, 1 वेरिएबल की भी मिल जाएगी। अब एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक्चुअली में, पता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोनू, ऐसे ही। चलो करो, ये बताओ। लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, चलो जल्दी से बताओ।
हाँ एकदम ऐसे ही करना है सोनू जैसे मैंने अभी किया है। जीरो के ऊपर पूछिए, ठीक है। मैंने क्या पूछा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, जीरो पे पूछिए। वेरी गुड कविता, कविता का आंसर आ गया। वेरी गुड पवन, आगे करो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे और मेरे को इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा काम है कराना, पीपीजी का मैं सब करा दूंगा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बस, अगर लेक्चर ठीक से कर लोगे तो। तीसरा बैच है भाई टीचिंग का, इतना तो हो गया एक्सपीरियंस कि किस तरीके से कराना है टीचिंग का। चलो सबका आ गया, वेरी गुड। तो शोभित का, पवन का, नील का, कविता का। मोनिका का भी आ गया, गुड, वेरी गुड। सुमन, वेरी गुड। ममता, सबका हो गया, ठीक है। हाँ तो लिमिट एग्जिस्ट करने वाला एग्जांपल पूछा था, तो LHL कैसे निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, तो जीरो के लेफ्ट में अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन अपॉन में 2x माइनस वन, यहाँ सब्सटीट्यूशन करेंगे। ये देखो सुंदर कह रहा है कॉन्टिन्यूस, अरे भाई कहाँ पहुंच रहा है, लिमिट एच अप्रोच यहीं आके हॉर्न बजाना रहता है, इनको बताओ हद है। जीरो माइनस एच माइनस वन अपॉन में 2 इंटू जीरो माइनस एच, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर जीरो रख दो, जीरो रखोगे कितना हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, माइनस का वन अपॉन में जीरो माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो वन आ गई, ठीक है। कई बार यहाँ पे हो सकता है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए तो यहाँ पे एल होपिटल रूल लगा देना, भी तो मैं आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे सीधा हो रहा है, एल होपिटल रूल भी लग सकता है यहाँ से। अब राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में अगर देखें तो साइन एक्स अपॉन एक्स है, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पे हमें रखना है जीरो प्लस एच, यानी कि एच ही, यानी एच ही रखना है, जीरो प्लस एच का मतलब तो एच ही हो गया, तो ये बन जाएगा साइन एच अपॉन एच। अब ये साइन एच अपॉन एच क्या होता है अगर एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये होगा तुम्हारा वन, ये होगा तुम्हारा वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कितनी आ रही है, वन आ रही है, दिस इंप्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL। तो ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स है तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तुम्हारा, वन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, हाँ तो मैं कहाँ आ रहा था, कुछ स्पेशल लिमिट्स पे आ रहा था। तो स्पेशल लिमिट्स के अंदर सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, हाँ वैसे तो पता है कोई सेंस है नहीं अब इनको बताने की, मैं तुम्हें बताऊं वैसे तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि एल होपिटल रूल हमने देख लिया ना, तो अब इन लिमिट्स को बताने का कोई तुक है नहीं, सारे के सारों के अंदर एल होपिटल रूल लगता है, मुझे कोई तुक लगता नहीं है उसको बताना। जैसे कि पहला रिजल्ट तुमने ये सुना होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए, ये है। अब ये तुमने रिजल्ट डायरेक्ट रटा होगा a की पावर n माइनस वन। अब ये मेरे को नहीं लगता अब इनको बताने की कुछ जरूरत बची, क्योंकि देखो हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें साथ साथ प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अब ये है, अगर ये ना करता, मैं मान लो तुम्हें पता ही नहीं, अब ये तुम्हें इसका आइडिया ही नहीं है क्या होता है, तो अगर मैं a को डायरेक्टली रखूं तो a की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में a माइनस ए, ये है। तो ये क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो है तो एल होपिटल रूल यूज हो सकता है, तो एल होपिटल रूल अगर मैं इसके अंदर यूज करूंगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर मैं यहाँ पे रूल लगा दूं तो एक्स की पावर n का डेरिवेटिव कितना होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ए की पावर n कितनी होगी, जीरो होगी, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव वन होगा और ए का डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। तो फिर अब देखो ये बच गया बस तुम्हारा, यही बच गया, बाकी सारा तो खत्म। अब ए की एक्स की जगह पे n रख दो, तो सॉरी एक्स की जगह पे ए रख दो, तो n इंटू ए की पावर n माइनस वन। अब इसमें वो रटने का कोई जरूरत नहीं है उस फॉर्मूले को, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन रिजल्ट्स को याद करना चाहिए, फालतू में सिर पे बर्डन नहीं रखना। पहला रिजल्ट तो ये होता है। सर एक बार BSc में कौन से मैथ करें ये बता दो। एक तो अपना रियल एनालिसिस कर लो, किसी की ग्रेजुएशन की बुक में एनालिसिस होता है, किसी के में एडवांस कैलकुलस के नाम से होता है। अब वो पूरा नहीं करना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सिलेक्टेड करना है, वो एक्चुअली सिलेबस आ जाता तो मैं तुम्हें सिलेबस शेयर कर देता। अगर किसी बच्चे के पास 2021 का सिलेबस है तो मुझे प्लीज शेयर कर दो, एटलीस्ट मैं वो तो दे दूं तुम्हें, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे तो ऑफिशियल मिला नहीं। तो अगर किसी के पास 2021 में जो DSSB वाला एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस आया था तो प्लीज वो शेयर कर दो मेरे को एक बार, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, फिर तुम्हें मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसे पहले, तो कोई सेंस बना नहीं इसको रटने का, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं। अब जैसे दूसरा रिजल्ट हमने अभी यूज किया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये है। अब ये तुमने पढ़ा है वन है, ये तुमने पढ़ा है वन। अब क्या करो, ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म ही बन रही है, ठीक है, ये भी क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और एक्स का हो जाएगा वन, एल होपिटल रूल हो जाएगा। ये वीडियो कितनी भी बार देख लो भाई, थ्रू कौन मना कर रहा है, तुम्हारी वीडियो है, तुम देखो जितनी बार देखना है। तो कोस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, ठीक है। मैं आज थोड़ी रिसर्च करता हूँ, और तुम्हारे पास अगर है तो मुझे ना मेरे ईमेल पे शेयर कर देना सिलेबस, पुराने वाला सिलेबस। ईमेल सबको पता होगा ना मेरा, mathematicsbymayank@gmail.com, mathematicsbymayank@ इस पे मेरे को ईमेल कर देना सिलेबस, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो चैनल पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया। जैसे कि तीसरा रिजल्ट क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x अपॉन में x इज इक्वल टू वन, ये भी क्या होता है, वन होता है। अगर एल होपिटल रूल लगाओगे तो ये सेकंड स्क्वायर x बनेगा, इसका tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x,
और x का डेरिवेटिव 1, तो सीकेंड स्क्वायर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चौथा ट्रिग्नोमेट्री में यही आता है, एक ये रिजल्ट पढ़ा होगा तुमने एक्सपोनेंशियल वाला, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये कितना होता है, 1 होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो e की पावर x ही बचेगा और e की पावर 0 कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो ये कोई सेंस बनी नहीं सबकी। पांचवा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये है। ये कैसे करोगे, ये क्या होगा, log a, ये क्या होगा तुम्हारा log a विद बेस e होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, a की पावर x log a, ये इसका डेरिवेटिव होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1। तो अब अगर इसके अंदर लिमिट लगाओगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x की जगह अगर 0 रखोगे तो a की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो खाली log a बन जाएगा तुम्हारा, खाली क्या बन जाएगा, log a। एक रिजल्ट और होता है, छूट जाए तो बता देना, मेरे दिमाग में जो आ रहे हो मैं बता, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x, यही होता है ना, 1 प्लस एक्स, और x प्लस 1 नहीं 1 प्लस एक्स लिखते हैं, फिर शक्ल चेंज हो जाती है तो अलग लगता है, 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये होता है। ये भी कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है। अब ये क्वेश्चन ही समझ लो, तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्या है तुम्हारा, एलोपिटल रूल लग रहा है, log 1 0 बनेगा, 0 माइनस 0 अपॉन 0 आ गया। तो अगर मैं इसके अंदर एलोपिटल रूल लगाऊं तो log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा और अपॉन में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब जरा इसके अंदर 0 रखो तो ये भी 1 ही आएगा, ये भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और भी एक दो रिजल्ट्स होते हैं, वो दिखाता हूं मैं तुम्हें, रुको। fx की पावर gx वाला होता है, इनको डायरेक्टली रटवा दूं क्या तुम्हें मैं, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल देखेंगे, ठीक है, आगे कल देखेंगे। हाँ एलोपिटल बेस्ट है, लिमिट की कमर तोड़ देता है एलोपिटल। तो चलो भाई, अब हमारा फाइनली कैलकुलस शुरू हो गया है, अब थोड़ा अच्छा मैथमेटिक्स शुरू हुआ है, ये मोस्टली यही पोर्शन कवर कर लेगा सारा का सारा, ठीक है। चलो अब मिलेंगे हम कल, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। सीट अगर मिल गई आईटीएफ की तो वो कर लेना, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है ना वैसे तो, पर वो एक्टिव कम ही है। यूट्यूब चैनल भी मेरा यही है, मैथमेटिक्स बाय मयंक है, वो भी वही है। मैं एक चीज सोच रहा था कि मेरे YouTube के ऊपर ना छोटा छोटा वीडियो बना के DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूं मैं। जैसे कि मान लो हमारा ITF हो गया, तो ITF के अंदर DSSS के जितने पीछे के क्वेश्चन आए हैं ना, उनका एक वीडियो बना के डाल दूं ताकि तुम उसको देख लो। जैसे रिलेशन फंक्शन हमारा हो गया, तो उसका प्रीवियस ईयर जो 2021 के अंदर क्वेश्चन आए थे उनका एक वीडियो बना के डाल दूं। ये मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ये करूंगा, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। वैसे मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, मेरा चैनल डैडी पड़ा एक तरीके से, पर फिर भी कुछ देख क्या ना हो तो देख लेना। इस PDF का, इस क्लास का PDF अभी मिल जाएगा तुरंत संजीव, ठीक है। चलो ठीक है, तो टेक केयर, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो, डिनर विनर करो, अब मिलेंगे हम कल, बाय। ठीक है, मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, संडे को बना दिया करूंगा, ठीक है, संडे को